ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आवाम को, वहाँ के तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि अभी भी पूरे मुल्क में और हर जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है। और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अराकीन का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की, और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स या डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को, वहाँ के बुजुर्गों को, इज्जतदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे, और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूं कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की, और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है, और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनकी तकलीफ़ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना, या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के जिम्मेदारों का, और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है, और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया, और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया, और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं, जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने 12 सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया, और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर, 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3
म्यूनसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्यूनसिपल डिवीजन्स हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया और जो 7 म्यूनसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली उसके ताल्लुक से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब कल से आप लोग तमाम अपने काम का आगाज़ शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन चौथी मरतबा MIM पार्टी के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूँ कि मैं इससे मुतमईन हूँ। और हमारा जो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्यूनसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीक़े से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक। मगर MIM पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की आवाम ने हमको दिया है। शुक्रिया। सर, आप जब लोकसभा चुनाव में 4 सीटें बीजेपी जीत के आई थी उस समय भी आपने कहा था कि ये वक्तिया कामयाबी है, फिर उसके बाद ये कामयाबी नहीं। देखिए सुनिए देखिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि जरा वो आंख पे, तो निजामाबाद में म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का MP है वहां पे, कितनी सीट MIM जीती? बीजेपी का MP है निजामाबाद में, MIM ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीती हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है। और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे इख्तियार है TRS पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर, अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है। हाँ बिल्कुल है, नहीं हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है और JP नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, KCR की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते हैं?
अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूं मैडम कि जरा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से हमको अपनी उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपने अपने घर हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? नहीं, आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाअल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनजर आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनजर आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनाव में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो इसमें तो नहीं था ना कोई अलायंस हमारा। नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते? हाँ, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है, ना हवा। देखिए सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे
जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा, हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था हर नहीं, सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मर्तबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर मतलब सर बीजेपी ये भी कह रहा है, सर ये बीजेपी ये भी, सर बीजेपी नहीं, ये केरला और आसाम की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक, बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सर बीजेपी इधर भी वो राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट विंग भी है, लेफ्ट साइड भी है। सर बीजेपी ये क्लेम करता रहा कि MIM का और मेनली जो TRS का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। तो मतलब सर ये तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार? सर जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा, और यहां से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि मिस्टर केटी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने PC में कुछ बातें कही हैं, और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा एतमाद हम पर किया, हम कोर्ट दिया। तो ये तो चलता है, बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो, अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है, हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का चार्ज से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ, बीजेपी का 4 से 45 बोले एक मिनट सर बीजेपी जहां MIM का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और MIM को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई? अरे आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे?
भाई वहां पर जब हम 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे? भाई मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो वो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। सर जिस पार्टी की आप अरे उनको बोले तो हमारे अगर आप टीआरएस से हाथ मिलाते हैं जीएचएमसी इलेक्शन में, आप टीआरएस के पास जाएंगे या टीआरएस आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, सर अभी तो फंस गया ना मामला, तो अभी फंस गया ना सर? फंस गया। हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट पे अगर डालेंगे तो हाँ? फंस ही गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो कार फंस की ही गया ना चाबी मामला। कार की चाबी और स्टीयरिंग आपके हाथ में है। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे हैं, वायरल बना रहे हैं। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे कोई नहीं है, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कभी बैठना है तो आइए, लिख जाता हूं आपको, हैदराबाद का दिखाता हूं आपको। जहां तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। नहीं, गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। देखिए सुनिए, जहां तक एमआईएम पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मैंने फिर से आपको रिटीरेट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि हम अपने पार्टी के एमएलए से, एमएलसी से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है? हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए, अभी क्यों बनाएंगे? सर खुशी का मौका है सर, आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत खुश हैं। टीआरएस हारी है, आपकी दोस्त है, हारी है, आपको उसमें भी खुश है, बताइए। नहीं, देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए क्या आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अरे देखिए ना, बगैर आपके सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। अरे भाई साहब, ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है, हम कहां छोड़ के भागेंगे आपको? ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत करिए। ऑलरेडी कॉल नहीं आया है सर। हाँ, आपको कॉल ऑलरेडी, मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह लाके दे दो, आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूं आपको मेरा फोन। एक सवाल पूछ ले सर, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है, उसका आपको दुख है या खुशी है? हाँ, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है यहाँ पे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है, और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है, और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं, वो देखेंगे। सर जिस पार्टी की आप मुखालिफत करते हैं, सर एक सवाल ले लीजिए। अब ये एक सवाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मैडम? एक सवाल सर, जिस पार्टी की आप मुखालिफत करते हैं, वो पार्टी जो है 4 से 45 हो जाती है सर, आप असदुद्दीन ओवैसी इस बात से चिंतित नहीं? एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।